हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक दिया गया है। उसको हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था। लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 का जो उल्लेख है किसी भी अधिकार के अंतर्गत नहीं है। अर्थात ये है कि अनुच्छेद 12 और 13 में आपको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसमें कुछ परिभाषा दी गई है, जिस परिभाषा को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप मौलिक अधिकार या भारत के संविधान के अन्य चैप्टरों को आप समझना चाहते हो तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आप देखोगे पूरे संविधान में जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, हर चैप्टर में आपको राज्य शब्द देखने को मिलेगा, स्टेट कैन डू दिस, स्टेट कैन नॉट डू दिस। और ये स्टेट जो शब्द है हर जगह पर उसका अलग अलग मतलब है। जैसे जब आप यूनियन चैप्टर पढ़ोगे पार्ट 5, वहां पर स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेट शब्द भारत सरकार को संबोधित करेगी, वो स्टेट शब्द पार्लियामेंट को संबोधित करेगी। लेकिन जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो वहां पर जब स्टेट का प्रयोग किया गया है तो वो जो स्टेट राज्य सरकार को संबोधित करेगी, वो स्टेट राज्य की विधायिका को संबोधित करेगी। जब हम लोकल बॉडी में जाएंगे, पंचायत और नगर पालिका में, पार्ट 9 और पार्ट 9A में, तो वहां पर जब स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है तो पंचायत और नगर पालिका के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ जो स्टेट का डेफिनेशन है काफी वाइड है। यहाँ आप स्टेट का मतलब ये मत समझना उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य केवल। यहाँ स्टेट का मतलब भारत सरकार है, भारत की संसद है, राज्य की सरकार है, राज्य की विधायिका है, लोकल बॉडीज है, या ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा संचालित होती है, सरकार द्वारा सरकार उसके ऊपर प्रशासन करती है या सरकार उसको फंड देती है। ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा संचालित होगी, सरकार द्वारा फंडेड होगी, वो संस्थाएं सामान्यतः स्टेट के डेफिनेशन में आएंगी। जैसा कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया इस केस में, उस केस का नाम था एडी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी संस्था जो आर्थिक, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के अधीन है वह राज्य मानी जाएगी। इफ एनी बॉडी इज फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड आइडेंटिटेटिवली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज ए स्टेट। एक दूसरा केस था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब केस 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है या सरकारी नियंत्रण वाली कोई भी संस्था या सोसाइटी, वो भी राज्य की परिभाषा मानी जाएगी, वो भी राज्य के डेफिनेशन में आएगा। तो चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एनजीओ, क्या एनजीओ राज्य की परिभाषा में आएगी? क्या एनजीओ जो है वो राज्य की परिभाषा में आएगी? क्या एनजीओ डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा? एनजीओ का मतलब सबको पता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो याद रखना, ऐसे सभी एनजीओ जो सरकार से वित्त पोषित होते हैं, सरकार जिसको फंड देती है, वो भी राज्य में आएंगे। क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें कहा गया ऐसा कोई भी संस्था जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट की जाती है राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगी। तो अगर एनजीओ सरकार से वित्त पोषित है, सरकार से पैसा लेती है, सरकार से फंडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे एनजीओ भी जो है राज्य की परिभाषा में आएगी। जैसे हम LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ऑब्वियस सी बात ये भी सरकार का है, क्योंकि सरकार की इसमें हिस्सेदारी 50% ज्यादा है। और जब किसी भी संगठन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में किसी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है तो वो उसका मालिक होगा। तो LIC में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकारी संस्था है, तो ये भी स्टेट में आएगा। SBI हमारा क्या है? सरकारी बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, ये भी स्टेट की परिभाषा में आएगा। ठीक है, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, जुडिशरी, न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आएगी? क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आएगी? तो याद रखना, ये अपवाद में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। न्यायपालिका राज्य की डेफिनेशन में नहीं आती है अगर वो न्यायिक कार्य कर रही है तो। अगर न्यायपालिका जब न्यायिक कार्य कर रही होती है, न्याय कर रही होती है, तो उस समय वो स्टेट की परिभाषा में नहीं आती है। अगर न्यायपालिका नॉन जुडिशरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, गैर न्यायिक कार्य में इन्वॉल्व है, तब वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। तो
तो न्यायपालिका, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोल देना नहीं आएगा। और अगर उसको बहुत ज्यादा क्लासिफाई करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, न्यायपालिका तब स्टेट में नहीं आएगी जब वो न्यायिक कार्य कर रही हो, जब जुडिशरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, न्याय दे रही हो, तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अगर वो गैर न्यायिक कार्य कर रही है तो आप बोल सकते हो कोई स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर गैर न्यायिक कार्य क्या है, न्यायिक कार्य क्या है? देखो, न्यायिक कार्य मतलब वो किसी मामले में फैसला कर रही हो। जब वो फैसला कर रही है तो सरकार के पैसे से थोड़ी फैसला कर रही है, वो तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो सही गलत का जो भी होगा वो फैसला करेगी वहां पर। तो स्टेट के परिभाषा में फिर वो नहीं आएगा। लेकिन गैर न्यायिक कार्य हो गया, जैसे कि भाई कोर्ट के अंदर, प्रेमाइसेस के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बिल्डिंगें बननी है, इमारतें बननी है, या कुछ और चीजें वहां पर मैनेज करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए बजट चाहिए, उसके लिए कार्य होना चाहिए, तो आप भी सी बात, तो सरकार से ही पैसा आएगा तभी काम होगा। तो जो नॉन जुडिशरी कार्य है न्यायपालिका के, वो जो है इसमें राज्य की परिभाषा में आ जाएगी। अगर लेकिन जुडिशरी एक्टिविटी है न्यायपालिका की तो राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे बीसीसीआई है, तो क्या बीसीसीआई जो है राज्य की परिभाषा में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकार एक भी रुपया फंड नहीं करती है। एक भी रुपया इसको जो है फंड नहीं करती है। ठीक है, तो बीसीसीआई जो है स्टेट की परिभाषा में नहीं आएगा। तो बस इतना आप याद रखिए, ऐसे कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, सरकार द्वारा संचालित हो, सरकार द्वारा जो है प्रशासन किया जा रहा है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत आएगा। बस इतना ही आपको जानना है। और न्यायपालिका जो है स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा अगर वो न्यायिक कार्य कर रही है तो। अगर गैर न्यायिक कार्य कर रही हो तो आप बोल सकते हो कि उस समय वो जो है वो स्टेट की परिभाषा में आ जाएगा। और जो स्टेट की परिभाषा में आ जाएगा, जो स्टेट के दायरे में आ जाएगा, उसके ऊपर आप आरटीआई लगा सकते हो, सूचना का अधिकार अधिनियम उसके ऊपर आप लगा सकते हो। जैसे मान लो मेरी कोचिंग संस्थान है, तो सरकार मुझे एक भी रुपया फंड नहीं करती है। जब एक भी रुपया मुझे फंड नहीं करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम जो है स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और जब हम स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो आप हमारे ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते हो। आपका सूचना का अधिकार का जो सूचना अधिकार अधिनियम आपको दिया गया है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं कंप्लीटली क्या है, प्राइवेट संस्था है हमारी, इसमें आपका जो है आरटीआई लागू नहीं हो सकता। अब हम आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माना जाता है। ये आर्टिकल 13 वही आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति देता है। कैसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है ये जानना है आपको इसमें। तो आर्टिकल 13 के 4 पार्ट हैं। आर्टिकल 13 के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो आर्टिकल 13 फर्स्ट क्या कहता है? देखो, ऑब्वियस सी बात है, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और फिर संविधान के दायरे में रहकर ही सारी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का क्या करती हैं, निर्वहन करती हैं। तो अगर हम बोलें क्या 26 जनवरी 1950 के पहले देश में कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, तो गलत है। देश पहले भी नियम कानून से चल रहा था, लेकिन वो कानून पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे जिसके तहत चल रहा था। और जब मुगल थे भाई अंग्रेजों के पहले, तो उनके कानून चला करते थे। देखो, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य बिना नियम कानून के नहीं चल सकता। ठीक है, तो नियम कानून तो हर समय थे, बस उसकी परिभाषा बदल गई, उसके जो है कंटेंट चेंज हो गए। बाकी नियम कानून के बिना तो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो आर्टिकल 13(1) ये कहता है, आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, ऐसे कानून की बात करता है जो संविधान के पहले देश में लागू थे, संविधान के पहले थे। ऐसे कानूनों का क्या होगा? तो संविधान का आर्टिकल 13(1) कहता है कि ऐसे सभी कानून जो संविधान लागू होने के पहले थे वो आज भी वैलिड माने जाएंगे, लेकिन केवल उतनी मात्रा में वैलिड माने जाएंगे जितनी मात्रा में वो संविधान का या मौलिक अधिकार का पालन करते हैं। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई भी प्रावधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो जितनी मात्रा में वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उतनी मात्रा में वो शून्य माना जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है कि भाई देखो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है एग्जिस्ट करेंगे, आज भी एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा, मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रावधान मौलिक अधिकार का समर्थन करते हैं या मौलिक अधिकार के साथ चलते हैं वो वैलिड हैं।
लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई प्रावधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो जितनी मात्रा में उल्लंघन करेगी उतनी मात्रा में शून्य मानी जाएगी। पूरा शून्य नहीं माना जाएगा, जितनी मात्रा में उल्लंघन कर रही है उतनी मात्रा में क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। तो आर्टिकल 13(1) आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में डिस्क्राइब करती है कि उसका क्या वजूद है प्रेजेंट टाइम में। और जब हम आर्टिकल 13(2) का चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 13(2) कहता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में आपको बताता है कि संविधान लागू होने के बाद जो कानून बने हैं उनका क्या। तो आप याद रखिए, संविधान लागू होने के पहले के कानून आर्टिकल 13(1) में, संविधान लागू होने के बाद के कानून को आर्टिकल 13(2) में जो है डिस्क्राइब किया गया है। संविधान लागू होने के बाद जो कानून बनाए गए या जो कानून बनाए जाते हैं उनको भी संविधान के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, उनको भी मूल अधिकार के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, उनको भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है। अगर ऐसा कोई भी कानून बनता है जो संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो आर्टिकल 13(2) कहता है कि जितनी मात्रा में वो संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा उतने ही क्वांटिटी में शून्य माना जाएगा। सारा शून्य नहीं माना जाएगा, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। जितनी मात्रा में उल्लंघन कर रहा है उतनी मात्रा में क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। तो आपको क्या समझ में आया, चाहे आर्टिकल 13(1) लो चाहे आर्टिकल 13(2) लो, वो दोनों यही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर कानून को संविधान के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और हर कानून को मौलिक अधिकार के साथ चलना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ नहीं है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो जितनी मात्रा में उल्लंघन करेगा उतनी मात्रा में क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अब आते हैं आर्टिकल 13(3) में। आर्टिकल 13(3) में क्लियरली आपको कानून की परिभाषा दी गई है कि लॉ क्या है। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि किसको हम कानून मानेंगे। तो आर्टिकल 13 जो है 3 है वो कानून के बारे में बताती है कि कानून क्या है। तो कानून क्या है, कोई भी अध्यादेश जो राज्यपाल के द्वारा जारी हो, राष्ट्रपति के द्वारा जारी हो, वो भी कानून है। कोई भी आदेश चाहे कार्यपालिका के द्वारा हो चाहे न्यायपालिका के द्वारा है, वो कानून है। कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा, इवन प्रथा या प्रचलन जो है हमारे समाज में, जो कस्टम्स हैं जिससे समाज के किसी वर्ग को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उसको भी कानून के दायरे में रखा गया है। तो यहां पर आर्टिकल 13(3) में स्पष्ट रूप से कानून के बारे में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है कि कानून आखिर किसको माना जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 13(4) में। आर्टिकल 13(4) संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया और ये जो जोड़ा गया उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। और वो संविधान संशोधन था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया और इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जो संसद के द्वारा किया जाएगा वो कानून के परिभाषा में नहीं आएगा। What it does mean कि अगर संसद संविधान संशोधन करके कोई कानून बनाती है तो उसके ऊपर न्यायपालिका न्यायिक पुनर्लोकन नहीं कर सकती, क्योंकि वो कानून के परिभाषा में आएगा ही नहीं। तो कहीं न कहीं इस संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला हुआ था, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति मिली हुई थी, उसको छीन लिया गया है। मतलब कि जो संविधान संशोधन के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे जितनी मात्रा में उल्लंघन करें, तभी वो वैध माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, उनको शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। अर्थात न्यायपालिका का जुडिशियल रिव्यू का पावर ही छीन लिया गया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे संविधान संशोधन करके, न्यायपालिका उसके ऊपर पुनर्विचार ही नहीं कर सकती। लेकिन ये जो है कुछ ही समय तक था। 1973 में हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक उस केस के बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस देश के इतिहास का सबसे बड़ा केस माना जाता है। 13 जजों की बेंच जो है इस मामले में जो है फैसला किया था 1973 में, जिसने आर्टिकल 13(4) के प्रावधान को सही माना कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट जो है
ताकतवर है, पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद को असीमित अधिकार दे दिया कि भाई तुम किसी भी भाग का संशोधन कर सकते हो, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट में भी बदलाव कर सकते हो, और जो भी बदलाव करोगे वो न्यायिक पुनर्लोकन के परे नहीं होगा। मतलब ये वाला यहां पर थोड़ा सा उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोला अगर आप कानून बना रहे हो तो याद रखना मौलिक अधिकार में भी तुम परिवर्तन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान की जो बेसिक फीचर है उसका उल्लंघन आप नहीं करोगे। अगर कोई संविधान के मूल ढांचा का, अगर मान लो आप कोई कानून बनाते हो और वो कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे कानून को मैं रद्द कर दूंगा। किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का कहना था केशवानंद भारती केस में। मतलब जो 1971 में जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इस पावर को फिर से ले लिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू संविधान की बेसिक फीचर है भाई, इट इज ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे नहीं, हमसे ये नहीं छीन सकते अधिकार। संसद के पास इतना अधिकार नहीं है कि मेरा ये ताकत छीन ले, क्योंकि संविधान का गार्डियन मैं हूं, संविधान का संरक्षक मैं हूं, और संविधान की सुरक्षा और संविधान को संरक्षित मैं तभी कर सकता हूं जब मेरे पास ये पावर हो। कौन सा पावर? जुडिशियल रिव्यू का पावर। तो ये पावर संसद मेरे से नहीं ले सकती, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती। तो जहां 1971 में जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट का छीन लिया गया था, वहीं 1972 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में फिर से जो है एज्यूम कर लिया या फिर से वापस ले लिया। तो इसका मतलब कि जो आर्टिकल 368 के तहत कानून बनाए जाएंगे वो भी न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वो कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर वो तर्क संगत नहीं माने जाएगा। ऐसे कानून को न्यायपालिका रद्द कर देगी। संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बोलोगे संविधान का मूल ढांचा क्या है? और ये संविधान का मूल ढांचा शब्द सबसे पहले केशवानंद भारती केस में ही आया था, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मूल जो ढांचा शब्द है ये कहां से आया? केशवानंद भारती केस में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम समय समय पर आपको बताते रहे कि मूल ढांचा क्या है संविधान का। बस अभी आप इतना समझ लो कि संविधान की जो नींव है, जिस नींव पर यह संविधान खड़ा हुआ है, नींव पर, वही है संविधान का मूल ढांचा। और हम आपको बताएंगे समय समय पर कि क्या है संविधान की मूल ढांचा। अभी मैं आपको बता रहा हूं केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा क्या है? जुडिशियल रिव्यू। आप ये अधिकार हमसे नहीं ले सकते, आप कोई भी कानून बनाकर ये अधिकार हमसे नहीं छीन सकते। और आने वाले समय में ऐसे कई सारे चीजों को उसने जोड़ा जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जैसे सेकुलर फीचर, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना है, संविधान का मूल ढांचा माना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 32, यह भी संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। संसद चाह के भी आर्टिकल 32 में बदलाव नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल इन केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो आर्टिकल 13 आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13 के 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 और 4। 1 जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, आर्टिकल 13(3) लॉ की परिभाषा देता है किसको कानून माना जाएगा, और आर्टिकल 13(4) जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि अगर अनुच्छेद 368 के प्रयोग करके अगर किसी कानून को बनाया जाता है, संविधान को संशोधन किया जाता है, तो कानून के परिभाषा में नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब न्यायिक पुनर्लोकन के परे होंगे, जिसको फिर से एज्यूम कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में। मतलब कोई भी कानून तो संसद बना सकती है, मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है उस कानून से, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर ऐसा कोई कानून करता है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन, तो उसको शून्य माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये था आर्टिकल 13 का विस्तार पूर्वक चर्चा। इसमें आर्टिकल 13 आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ केस है जिसको हम देखना चाहेंगे, जैसे गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस है 1967। इसको जब हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर इस केस के बारे में हम चर्चा तब भी करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब हमारा डीपीएसपी वाला चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप गोलकनाथ केस स्टेट ऑफ पंजाब में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। जो संसद है वो मौलिक अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। लेकिन ये 1967 का मामला है भाई, 1971 में तो संसद ने बना दिया कानून की कर सकते हैं।
इस गोलकनाथ केस को पलटने के लिए संसद ने कानून बनाया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा कि भाई हम कर सकते हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते हो। संसद अपनी जगह सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सुप्रीम है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में इस फैसले को पलट दिया गया। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, बाकी आप सब कुछ बदल लो, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 जो हमने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके प्रश्नों का जवाब वहां पर दिया जाएगा। तो चलो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।